जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सब रंग। मैं हूँ जावेद काज़ी और आज हम बहुत सारे जो मौज़ू हैं वो लेकर आए हैं और हमेशा की तरह पहले हाफ़ में मेरे साथ जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद होंगे। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है एक तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तकरीर की है, कश्मीर के हवाले से उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। वो जो रिकॉर्डेड तकरीर थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे इशू जो हैं उन्होंने उजागर किए हैं इस तकरीर में। कुछ लोगों ने बहुत पसंद की है, लेकिन साफ ज़ाहिर है जो अपोजिशन है उन्होंने तो बिल्कुल नहीं पसंद की होगी। इसके अलावा आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब जो गिरफ्तार हुए हैं। तो क्या ये गिरफ्तारी जो है एक दिखावा है या कुछ दिनों के बाद ज़मानत हो जाएगी और फिर सब अच्छा है, इसकी रट लग जाएगी और अवाम जो है उसको एक ट्रक की बत्ती के पीछे एक बार फिर लगा दिया गया है, जैसे कि नवाज शरीफ साहब चले गए हैं। हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब भी इसी तरह बाहर चले जाएं। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत तनकीद की है फौज पर भी और उन्होंने कहा है कि नैब जो है उसके हवाले से कि वो अब हमारा एहतसाब जो है वो करने जा रहा है। मुझ पर पहले भी बड़े मुकदमात जो हैं वो बनाए गए। ज़रा सुनिएगा उन्होंने कहा क्या। एक बात मैं फौज की क़यादत से कहना चाहता हूं कि ये जो कुछ कहा गया है, मैं चूंकि एक जिम्मेदार आदमी, मैं इस किस्म के लोगों के बयान पर तबसरा नहीं करता। फौज की क़यादत इतनी वजाहत कर दे कि ये अपनी तरफ से बोल रहे हैं या उनके तर्जुमान बनकर बोल रहे हैं। अगर वो उनके तर्जुमान बनकर बोल रहे हैं तो फिर मुझे हक होगा कि मैं सारे हकायक मैदान में लाऊं। हमने इस मैदान में कोई कच्ची गोलियां नहीं खाई और मैदान सियासत में मैं इन लोगों से सीनियर हूं। मैं फौज की क़यादत से सबसे सीनियर हूं। जब आर्मी चीफ कैप्टन थे तो मैं पार्लियामेंट का मेंबर था। जी, गालिबन ये जो क्लिप है कई दफ़ा सही नहीं चलते। बहरहाल उन्होंने एक और क्लिप जो है उसमें मैं देखता हूँ कि वो चल जाए तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं तो मैं आपको ज़ुबानी से ऐसा नहीं है कि हम मुल्क की जरूरतों को नहीं समझते, उसकी हसासियत को नहीं समझते। मैं आज भी इसीलिए जवाब नहीं दे रहा हूं। वो गैर जिम्मेदार लोग हैं जो बात कर रहे हैं, तो जरा वजाहत तो कर ले कि ये उनके नुमाइंदे बनकर बात कर रहे हैं या फिर कंट्रोल करें, फिर पट्टा डाले उनको। तो मेरे मुहतरम दोस्तों, हम इस वतन अजीज में हकीकी मानों में जिस तरह कुछ साथी आपस में बैठते हैं तो इधर उधर की भी कुछ बातें हो जाती हैं, गलत हो सही हो जाती है। जी, जब साथी आपस में बैठते हैं तो कुछ इधर-उधर की भी बातें हो जाती हैं। ये भी वो एडमिट कर रहे हैं कि कुछ न कुछ और बातें जो है वो उस मुलाकात में हुई। लेकिन उनका सबसे बड़ा शिकवा जो था वो ये है, गिलगित जो है उसके हवाले से उन्होंने बात करनी थी, लेकिन उसमें बहुत सारी और बातें जो हैं वो आनी शुरू हो गई। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर ये उनके तर्जुमान, उनसे मुराद होगी, साफ ज़ाहिर है कि जो हुकूमत है उनके तर्जमान बनकर बात कर रहे हैं, तो फिर हमारा भी हक बनता है कि हम भी बात करें और मंज़र आम पर ये चीज़ें लाएँ। ये तो मौलाना फज़ल रहमान साहब की बात थी। मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने भी आज एक धुआँधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसको मैं बाद में चलाऊँगा अपने प्रोग्राम में और आपको भी सुनाऊँगा कि उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। तो चलिए हम चलते हैं। मरियम नवाज़ के बाद एक और जो इशू है वो भी हम आज हाइलाइट कर लेंगे। वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी मुल्क है और उसमें एक इस्लामी जमात इस्लामी भी है। क्या वजह है कि जो आवाम है वो उनको वोट उस तरह नहीं देते जिस तरह उनके जलसों में शरीक होते हैं? इस वजह जो है वो भी हम पूछेंगे आज इफ्तिखार भाई से। तो हमारे साथ और भी जो पार्टिसिपेंट हैं वो भी तशरीफ़ लाएंगे दूसरे हाफ में, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा एक और इशू जो कि सोशल मीडिया है उससे भरा हुआ है और वो है जनाब तलाल साहब जो हैं उनकी
तंजीम साजी जो है उस हवाले से, तो इस पर भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ने, उनको हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने बहुत सारी बातें और बहुत क्लिप जो है सुनाए हैं मौलाना फजल रहमान साहब के भी। सबसे पहले तो हम जी जी जो इमरान साहब ने तकरीर की है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, उस पर बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इसको सराहा, लेकिन जी साफ जी ज़ाहिर है अपोजिशन जो है वो कहती है जी कि रटी रटाई तकरीर जो है पिछले साल की वही कर दी है। आप इस पर क्या कहेंगे? ओके। मकबूजा कश्मीर में जो मुसलमानों की हालत जार है उस पर उन्होंने एज यूजुअल कमेंट किया है कि मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों पर जो तशद्दुद कर रही है और जो खवातीन को उनको गैंग रेप किया जा रहा है, उनके घरों में जाकर घुसकर, और बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उनको जिनसी तशद्दुद का भी निशाना बनाया जा रहा है। और उस पर उन्होंने आलम इस्लाम के अलावा ये जो यूनाइटेड नेशंस का जो रोल है उसको उन्होंने उजागर करने की कोशिश की है कि यूनाइटेड नेशंस तो ऑलमोस्ट फेल हो चुकी है इस चीज को देखते हुए कि ये, क्योंकि 1948 का ये एजेंडा है जो, और आपको मैंने पिछले प्रोग्राम्स में मैंने कहा था कि ये जो इंडिया है वो गया था यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का जो कॉज था या कश्मीर का जो इशू है वो लेकर, वो आज तक द लॉन्गेस्ट जो उसको टेन्योर हो गया उस एजेंडे को इस पे यूनाइटेड नेशंस पे, और ये यूनाइटेड नेशंस की एक फेलियर है। दूसरी जो अहम बात थी वो थी हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब कैरिकेचर्स के बारे में, और वो इस तरह कि उनके बारे में भी उन्होंने बात की थी कि ये मुसलमानों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के गाब में, उनके लिबादे में ये हॉली प्रॉफिट और कुरान पाक के तौहीन की जाती है, जो आलम इस्लाम के अलावा तो तमाम आलम को ये समझना चाहिए कि हम लोगों का, मुसलमानों का कुरान पाक के साथ और हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो रिलेशन है वो कितना इम्पोर्टेंट हमारा होता है और कितना हम उसके साथ जज्बाती हमारा लगाव होता है। तो जो दूसरी और इसके अलावा जो बातें वो थी वो तकरीबन वही थी, क्योंकि अभी तक जो है मोदी सरकार ने जो है वो 5 अगस्त से पिछले साल से उन्होंने शुरू किया हुआ है वो सिलसिला, अभी तक कर्फ्यू नहीं उठाया। और इसमें जो लोग हैं, जो आलमी यूनाइटेड नेशंस के लोग हैं जिनको चाहिए, और इवन जो सुपर पावर्स हैं उनका जो रोल है वो बहुत ज्यादा मायूस कुन है। और हमें ये देखना है कि इस तरह जो है जो बेहतर आवाज जो है वो कहां से आई है, वो है तैयब उर्दगान की जो स्पीच थी यूनाइटेड नेशंस में। उन्होंने भरपूर पाकिस्तान के मौकफ की जो तायीद की थी, और बल्कि ये मामला जो है इस्लामोफोबिया का, उन्होंने कहा कि इसको यूनाइटेड नेशंस को ये देखना चाहिए कि ये जो इस्लामोफोबिया दुनिया के अंदर क्यों फैल रहा है, किस तरह फैल रहा है, और इसके पीछे मकासद क्या है। खास तौर पर ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आप देखें कि ये डेनमार्क, स्वीडन, ये इन किस्म की, इस किस्म की जो कंट्रीज हैं, इसके अंदर जो एक तरह का स्टेट स्पॉन्सर्ड या स्टेट जो अपनी आंखें बंद करती है, और ये कुछ लोग जो हैं वो वहां के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के वो मुसलमानों के जो जज्बात को से खेलते हैं, हॉली कुरान की तौहीन करते हैं, हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं, तो जो यूनाइटेड नेशंस है उसको इसकी तरफ देखना चाहिए। और जो तैयब उर्दगान की जो मैं बात कर रहा हूँ, तैयब उर्दगान ने कश्मीर के मौकफ की भरपूर तायीद की है। अब ये हम ये इस चीज से अब देखना चाह रहे हैं कि वो उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामोफोबिया जो है वो उसका एक डे मुकर्रर किया जाए, हर साल उसको मनाया जाए। मार्च में जो शहीद हुए थे न्यूजीलैंड के अंदर मस्जिद के अंदर एक टेररिस्ट ने जो शहीद किए थे, और वो उस टेररिस्ट को रिसेंटली उम्र कैद होगी, क्योंकि वहां पे न्यूजीलैंड के अंदर कोई सजा तो नहीं है, उम्र सजाए मौत तो नहीं है, तो जिसकी वजह से उसको उसने जो लेडी प्राइम मिनिस्टर है इंश्योर किया भाई आपको जो है सूरज जो है, जब तक आप जिंदा आप सूरज नहीं देखेंगे। तो हमें एक जो फ्रेश आवाज आई है और भरपूर आवाज आई है पाकिस्तान की मौकफ की तायद में, वो तैयब उर्दगान की नजर। जी कैसा? अच्छा, ये बताइएगा कि आज शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी जो है वो अमल में आई है, क्या ये गिरफ्तारी जो है वो सही अमल में आई है, या वैसे ही होगा जैसे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चंद दिनों के बाद जमानत ली या मेडिकल ग्राउंड्स पे बाहर चले गए, तो क्या ये भी वैसे ही चली जाएंगे? क्योंकि अवाम को दिखाने के लिए कि
ये एहतसाब जो है वो सही हो रहा है? आप क्या समझते हैं इस पे? देखिए, हमारी जो बात हुई ना शहजाद अकबर से, वो ये इस दफा तो कह रहे हैं कि जी 50,000 सफ़े हैं और उसमें 9.5 अरब रुपए का वो कोई घपला है और उनकी टीटीज का हवाले से है। उनके जो मुलाजमीन है जो 15-15 हजार की मुलाजमत करते हैं, उनके जो बाहर भी नहीं गए लेकिन वो टीटियां लगवा कर इधर आ गए हैं। 50,000 सफ़े की बात कर रहे हैं कि हमने इतना मोटा जो जखीम किस्म का जखीरा जो है वो हमारे पास है। अब ठीक है, कोर्ट ने उनको जो है वो उनकी बेल कैंसिल की। बेल एक्चुअली उन्होंने आरजी बेल जो थी मांगी हुई थी वो एक्सटेंड होती जा रही थी 5-6 दफा। ये 2 जून को रेड हुआ था इन पर, ये भाग गए थे, फिर 3 जून को उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट ले ली थी। ये बेल बिफोर अरेस्ट जो है 4-5 दफा एक्सटेंड होती हुई आज इनकी बेल जो है वो एक्सटेंशन जो है वो बंद कर उनको अरेस्ट कर लिया गया है, कैंसिल हो गई उनकी जो आरजी जो बेल जो थी। तो कहने का मकसद ये है कि पिछली जो हमें जो तजर्बा हुआ है, एक्सपीरियंस हुआ है, वो तो यही है। आप कह रहे हैं कि इनको क्या कहते हैं, को सजा हो जाएगी, फला हो जाएगी, तो वो जो नवाज शरीफ साहब हैं वो तो मुजरम है, तो उनको मुजरम होके वो बड़े आराम से उन्होंने प्लान करके वो बाहर निकल गए। तो हमें कोई बईद नहीं है कि ये जो जिस तरह जो सुप्रीम कोर्ट कहती है ना कि सिसिलियन माफिया ये कुछ भी कर सकते हैं, तो आप देखें कि दुनिया की हिस्ट्री में ये पहला केस है कि कन्विक्टेड जो है वो यानी एक मुजरम जो है वो अपने तमाम सिस्टम को मैनेज करके किस तरह वो बाहर फरार हो गया। ठीक है ना। बाद में इमरान खान साहब कहते हैं मुझे अफसोस है। भी अफसोस किस बात का है? और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उनको भी अफसोस है। भी अफसोस किस बात का है? आप मतलब एक शख्स की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी, उनका जो मेडिकल एग्जामिनेशन आप नहीं हो सका, तो आप क्या तवक्को कर सकते हैं? हम तो ये समझ रहे हैं कि ठीक है उनको पढ़ के ले गए हैं, तो ये तो लगता है सही है जैसे ये कोई इनको लीडर बनाने का तरीकाकार होता है। दूसरा ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जी मरियम नवाज को मेरा ख्याल को अरेंजमेंट लग रही है, जो मरियम नवाज को शायद वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो शायद उसको स्पेस देना चाह रही है और इनको, क्योंकि आप देखें ना कि अब शहबाज शरीफ का बेटा अंदर है। इफ्तिखार भाई, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो जमानत पे हैं, तो आपका क्या ख्याल है जी जी, कि जमानत पे है। जी जी, ऐसे लोग जो हैं वो इस तरह की आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आर्मी के खिलाफ या जो भी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी चाहिए या इजाजत मिलनी चाहिए? नहीं, वो उनको इजाजत की जरूरत ही नहीं है। वो मुझे आप बताएं कि हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट है और हमारी इवन गवर्नमेंट है वो क्यों खौफजदा है इन लोगों के साथ? ठीक है ना। पहले तो वो कहती वो आखिरी दमों पर फौत होने वाले हैं। अब जब उन्होंने स्पीच की है अगेंस्ट आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट में, ओपनली स्पीच की है, तो वो अब कह रहे हैं कि जी यार बहुत बुरी बात हो गई है। आप पहली तो बात ये, इनको बेल कैसे ग्रांट हो जाती है कन्विक्शन के बाद? ठीक है, और कन्विक्शन के बाद फिर वो बाहर कैसे चले जाते हैं? मुझे बताएं, मैं एक व्हील कप चोरी में कर लूं, मेरी तो बेल ही नहीं होगी। ठीक है ना। मैं किसी एक बड़े बंदे को दो चार थप्पड़ मार दूं, मुझे तो नहीं बेल ग्रांट होगी। और इसमें देखें जुडिशरी का भी रोल इसमें है। अब देखें अब्दुल हमीद अचकजई को देख लें, वो कोर्ट ने जो है उसको बरी कर दिया कि जी वो जो ड्राइवर सबने देखा है उसमें कार के आगे उन्होंने शराब पी हुई है और मारा उसको, और वो उस बेचारे जो सब इंस्पेक्टर था ट्रैफिक, वो उसके टुकड़े हो गए या उसको उसकी हड्डियां टूट गई, मर गया वो। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो लोग जो हैं, ये हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है ये भी तो आलूदा होता है ना, बदबूदार हो चुका है। अब ये लोग बेल ग्रांट करा लेते हैं, फिर उसके बाद वो जब कन्विक्शन भी हो जाती है, आप देखिए इसको कन्विक्शन हुई है, ठीक है ना, वो कन्विक्शन के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। फिर अब मियां साहब जो है वो तो लिख कर देकर गए थे कि मैं तो अपना मरने वाला हूँ, आखिरी दम पे हूँ, तो वो भी कन्विक्शन के बाद वो चले गए हैं बाहर। तो बाहर जाकर वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट, वहां से वो कहते हैं मैं एपीसी को कर रहा हूँ, फिर उसके जो वो उनको भी वो कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं वहां से बैठे हुए। और उन्होंने आप देखें ना, अब शहबाज शरीफ भी अंदर है, उनका बेटा भी गिरफ्तार है, मियां साहब बाहर है। अब खुला मैदान है मरियम नवाज के लिए, हालांकि उनसे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं ना कि जो मोरसी सियासत है वो उसमें वो हो गई है, शुरू है दोबारा। आज उन्होंने स्पीच की है। अब लेकिन आप देखें ना, जनरल आसिम बाजवा की उन्होंने बात की है कि भाई मुझसे आप रसीदे मांग रहे हो। जनरल आसिम बाजवा जो है, मैंने आपको कहा था ना कि जनरल आसिम बाजवा का केस खत्म नहीं होगा,
उनको जो है कोर्ट में आना पड़ जाएगा, बाय ऑल मीन्स ही मस्ट बी रेडी फॉर दैट, अदरवाइज ये जो है सिलसिला ये चलता रहेगा। जी काई साहब। जी इफ्तिखार भाई बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर हमारे साथ असद काजी साहब हैं ऑल द वे फ्रॉम लाहौर, और उन्होंने ज्वाइन किया है, उनको भी मैं ज़रा गुफ्तगू में लेकर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। जी वालेकुम, चौधरी साहब को भी सलाम अलैकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। असद भाई वालेकुम लाहौर में आप रहते हैं, और ये जो किस्सा हुआ है तलाल साहब का, इस पे थोड़ी रोशनी डालिएगा। इसमें कितनी हकीकत है कि ये भी एक वो क्या कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम को लगा दिया? नहीं 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 नहीं, ये ना मुशर्रफ साहब के दौर से शुरू हुई है थोड़ी सी। हमें भी ना, आपको पता है कि सब लोग चाह रहे थे कि असम्बली के अंदर दिलपशोरी के लिए कुछ रौनकें होनी चाहिए, तो कुछ बुलबुले और इस तरह के वो प्लानिंग करके आए थे। तो इसलिए ये खुसूसी नशिस्तें थी। ये तलाल चौधरी साहब ने बड़ी मेहनत करके उस बीबी के लिए स्पेस बनाई, और फिर तलाल चौधरी साहब का कुछ ना कुछ तो हक बनता था कि कुछ ना कुछ उनसे मिलता, मुलाकातें होती रही हो। इतना फ्रैंकली इसमें बहुत सा पर्दा है, लेकिन हम भी चाह रहे हैं कि पर्दा ही रहे। लेकिन ये है कि अब जाकर 3 बजे कौन सी, मुझे बताए, तंजीम साहब सी हो रही है जिसके ऊपर उस बंदे ने, अपने मीडिया ने तो बहुत बजा दी, सोशल मीडिया तो बहुत ही कर दी ना उसकी। तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे तो असद भाई इस कदर भरा हुआ है। मेरे एक दोस्त है, वो कह रहे थे यार इस पे हम प्रोग्राम करना चाहिए। मैं कहा ठीक है, वो बाद में सोचेंगे, आज मेरा प्रोग्राम है। वैसे तो आपने बहुत पर्दा उठा ही दिया असद भाई। नहीं, वो यकीन माने, हमारे जो जितने दोस्त है वो कहते हैं ये उस टाइम ना उस बीबी की कोई इतनी वर्थ नहीं थी। तलाल चौधरी की इतनी सिफारिश, इतनी मेहनत, इतने सालों की तगदो के बाद उस बीबी को एक स्पेशल सीट मिली, तो किसी मतलब किसी मफाद के लिए होता है ना। तो वैसे भी आपने देखी है, शक्ल सूरत से भी अच्छी है, वैसे कहते हैं उम्र में ज्यादा है, लेकिन शायद जो सोशल मीडिया पे पिक्चर हमें और आपको नजर आ रही है उसमें ज्यादा वो ग्लैमरिंग शो हो रही है। तो लेकिन ये है कि उसको आपको पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत पिक्चरें मेरे जैसे काले बंदी की भी बड़ी खूबसूरत बनाकर पेश कर देते हैं। बिल्कुल। तो सर वो अब हड्डियां तोड़वा बैठा, लेकिन दोनों साइडें चुप हैं सर। देखें, चोरी तो दोनों साइडों पे हुई है ना। देखें सर, हकीकत की बात है कि उसको मार पड़ी। मार तो ऐसे नहीं पड़ी ना, एक बंदा उसका कदकार था, उसका नाम था, उसने कोई ऐसी हरकत की थी जिस पर उसको इस तरह की हड्डियां टूटी ना उसकी, और भाइयों ने गैरत खाई उसके ऊपर। हाँ, तो वो ये तो आ रहा है मीडिया में चाह रहा हूँ। जी जी जी, इफ्तिखार भाई, इफ्तिखार भाई बोले। अच्छा, इसमें एक बलोच सरदार नाम आ रहा है, ठीक है ना। तो वो बलोच सरदार, और कहा जा रहा है कि भाइयों ने नहीं मारा, उसके गार्डों ने मारा है, और उसके साथ कोई उल्टी सीधी हरकत भी की है उन्होंने। तो ये एक जो है वो बात आ रही है, जिसकी वजह से वो बातों को छुपा रहे हैं। और वो अपना मेडिकल भी उसने नहीं करवाया, जो हड्डियां टूटी हैं सबको नजर आ रही हैं, उसके एक्सरे हुए, एक्सरे फिर आ गए मार्केट में। हॉस्पिटल से भाग गया सर। भी वो नहीं, मतलब 161 का बयान होता है, फिर 164 का बयान होता है, तो उसमें वो नहीं वो दे रहा बयान, और वो भी गायब है। वो कहते हैं इधर ब्लू एरिया। मैं वैसे गया था आज ब्लू एरिया चेक करने को किधर है, तो जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां पे होगा, वहां पे नहीं है। और इसी तरह जो खातून है वो भी कह रहे हैं कहीं इस्लामाबाद है या कहीं और है। अब मुझे नहीं पता तो पीछे इसके खातून आई है या क्या मसला है। तो थिंग्स आर नॉट। असद भाई ये बताइएगा कि मेरे जैसा और आप जैसा नॉर्मल आदमी है, उसके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आ जाए, तो आपका क्या ख्याल है, दोबारा वो सियासत में या दोबारा वो अवाम में इस तरह घूम फिर सकता है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जितने लोग हैं, इनमें कुछ शर्म हया तो है नहीं, क्योंकि अपने लीडरों को ये इस तरह डिफेंड करते हैं, ये पता होते भी कि इनमें क्या गलतियां हैं और इन्होंने क्या किया है। बिल्कुल साहब, यही जहलियत होती है। जहल का ये नहीं होता कि उसको पता नहीं होता, उसको पता होता है कि ये दिन है, लेकिन वो कहता है रात है। उसे पता होता है कि ये गलत है, लेकिन कहते हैं नहीं ये ठीक है। यही अबू जहल के पालोकार यही कुछ करते रहे, वो भी यही करता रहा। होता ये है कि सर इन लोगों को सारी पता था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बोला, इनको पता है इनका लीडर क्या कर रहा है। यहाँ पर सर करप्शन की बात हो रही है ना, इन सब ने अपने अपनी तरह कोशिश किया, जितना जितना इनकी सकत थी उतना इतना हिस्सा इसने भी लिया है। ये इन सारों के आगे नारे लगाने वाला काफली के आगे जितनी उसकी सकत है उससे बहुत ज्यादा उसको मिल गया, और फिर जब मिल गया तो फिर वफादारी का हक भी अदा करता रहा। इसी को तो सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद है जब इसने तौहीन अदालत की थी,
तो अल्फाज तो उसके बड़े बड़े थे, बातें भी बड़ी थी, तो इन्हीं की बेस पे, अपने लीडरों की बेस पे वो बोलता था ना। तो अब करप्शन पे शहबाज शरीफ साहब भी गए हैं, तो अब ये लोग भी सारे आएंगे, क्योंकि मैं बल्कि इसी के ऊपर बात भी अभी थोड़ी सी आपसे करूंगा कि जी आज यकीन जाने जब लोग कह रहे हैं नहीं प्लानिंग है, मुझे नहीं लगता सर इतना मवाद इकट्ठा हो गया है। लास्ट टाइम ना प्रोसिक्यूशन अगर वीक थी ना, तो अब इन्होंने पक्का हाथ डाला सर। कोर्ट के पास कुछ जवाब ही नहीं बनता था कि आप उसको आगे वो इसके ऊपर बेल दे। इन्होंने आपको पता है ना कि इन्होंने पहले की बेल करवाई थी और वो चल रही थी मुसलसल। अब जब मसला बनाया तो उन्होंने कहा जी अब इनको छोड़ने वाला कोई चांस ही नहीं है। और ये की जाने करप्शन, हाँ एक्सटेंड हुई है, बार बार हुई है। ये जरा सुनिएगा कि एसपीआर के बारे में मरियम नवाज साहिबा बैठकर क्या कह रही हैं। और उनको सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट की और सीरियस चीज़ों पे कमेंट करना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि ये उनके करने की बात नहीं थी। बहरहाल उन्होंने जो बात कही वो ये कही कि ज़ुबैर साहब की मुलाकात हुई थी और ज़ुबैर साहब की मुलाकात के अंदर मरियम और नवाज शरीफ की बात हुई थी। तो जाहिर है जब 4 घंटे आप मुलाकात करेंगे, खाना भी खाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे भी, और वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, तो ये क्या वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ पे बात नहीं करेंगे? जाहिर है बात ही ऑलमोस्ट उन्हीं के बारे में होगी। तो अव्वल तो मैं नहीं समझती कि DGISPR एक डिसेंट इंसान है। मैं इज़्ज़त करती हूँ उनकी, उन्होंने अपने आप को बहुत डिसेंटली कंडक्ट किया है। उनको इस मामले में पार्टी नहीं बनना चाहिए था, उनको एक ज़ाती मुलाकात को सियासी रंग नहीं देना चाहिए था। और क्योंकि अगर वो ये कहते और जवाब में हम वो बातें कर देते जो मेरे इल्म में आई हैं, जो वहाँ हुई हैं, तो फिर तो बुरी बात थी ना, फिर तो बुरी बात थी, फिर तो बात कहीं से कहीं पहुँच जाती। और दूसरी नहीं, अपनी वो खुद बता रहे हैं आपको, वो दोनों आपस में दोस्त हैं, उनकी तस्वीर हैं पुरानी मीटिंग्स की जो वो मिलते आए हैं, 40 साल से दोस्त हैं वो। तो आप मेरे पे उसको कैसे लें, जबकि DGISPR ने खुद ये बात नहीं की। तो आप मेरे साथ उसको काइंडली लिंक ना करें, लेकिन ये DGISPR के करने की बात नहीं थी। उनको ही शुड कीप हिमसेल्फ टू द बिगर इशूज। समझे कि शहबाज शरीफ के साथ को जेल में बंद करने से शायद ये तहरीक को कोई नुकसान पहुंचेगा, बल्कि इस तहरीक को और उसमें जज्बा आएगा, उसमें आग भड़केगी। अब जितने भी लोग यहाँ बैठे और नहीं बैठे, और मुस्लिम लीग नून के जितने भी ये कारकुन यहाँ खड़े और नहीं खड़े और प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज देख रहे हैं, वो सब नवाज शरीफ भी हैं, वो शहबाज शरीफ भी हैं, और वो सब आगे बढ़कर हरावल दस्ता बनेंगे। लेकिन ये बात अब जाएगी नहीं। अब जवाब देना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ के साथ अगर कुछ साबित नहीं हुआ, उसको आप पकड़ लेते हो। राना सनाउल्लाह की गाड़ी के अंदर से कुछ भी नहीं निकला और उसके ऊपर आप हेरोइन रखने का मुकदमा बना देते हो। तो 99 कंपनीज जिसकी निकल आई हैं, जिसकी सैकड़ों फ्रेंचाइज निकल आई है, जिसके बीवी बच्चों पर इल्जामात साबित शुदा हैं, वो खुलेआम क्यों फिर रहा है? उसको कोई अदालत पूछने की जरूरत क्यों नहीं रखती? ये सवाल तो उठेगा जी। मैं बेसिकली आपको बता देता हूं कि उन्होंने कहा है कि अब शहबाज शरीफ को जेल में जो डाला है, ये आग जो है ये भड़केगी। तो आप क्या समझते हैं कि अब अवाम जो है इनके लिए निकलेगी? क्योंकि इनके लिए तो निकल सकती है, लेकिन इन जैसे लीडरों के लिए तो बड़ी मुश्किल है। मैं बोलूं? जी बोलिए। काई साहब, पता मसला क्या है इस वक्त? यकीन जान लोग इतना ज्यादा इंतजार कर रहे थे कि बातें इतनी बड़ी, इमरान खान ने कह दी अभी तक किसी को जेल नहीं भेजा, अभी किसी के ऊपर कोई सजा नहीं हुई, लोग वेट में थे। अब जाके जो चंद, बल्कि थोड़ा सा ना आज वाकया भी एक हुआ है, कुछ नारे भी लगे हैं जिसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वहां पर लोग इंतजार में है लाहौर के अंदर के इस बड़े, ये अपनी तरफ से तो माफिया था, गुंडे थे, कहते हैं सारे गुंडे इनके नीचे थे। आज इनको मौका मिला पब्लिक को भी कि ये वो बड़ा से बड़ा गुंडा जो जिसकी छतरी थले बहुत से लोग परवान चढ़े, माफिया चढ़ा है। और फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी भी वो काम ही नहीं कर रही थी। आप सेक्रेटरीट में देखें, पहले सबसे पहले व्हाट्सएप शहबाज शरीफ साहब को जा रहा था, उनको ये करा रहा था आज नहीं कल नहीं परसों की हुकूमत गई, पंजाब में दोबारा CM साहब यही आ रहे हैं। अब उनको यकीन हो जाएगा कि पंजाब में अगर काम करना है तो बुजदार के साथ ही करना है और इसी हुकूमत के साथ करना है। तो बहुत जरूरी था, और चूंकि एविडेंस इतना आ गया था, रमजान शुगर मिल और बहुत से मैंने प्रोग्राम किए हैं, यकीन जाने किसान रोल रहे थे। एक एक केस अब खुल के आएगा जब ये अब जब जेल में जाएंगे तो आप बेफिक्र हो जाएंगे। पब्लिक इनके लिए नहीं निकलेगी। पब्लिक जितना अरसा जो चीजें हो सकी थी वो कर ली। अब ये बीबी कह रही है कि मेरी सियासत, बीबी अपनी सियासत रुझू चमका रही है, लेकिन पब्लिक इनके लिए अब बिल्कुल निकलने को तैयार नहीं है साहब।
जी, इफ्तिखार भाई आप क्या समझते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं जी कि उर्दुगान के लिए जब बगावत हुई फ़ौज की तरफ से तो अवाम जो है वो टैंकों के सामने लेट गई। तो आपका क्या ख़्याल है हमारे मुल्क में कौन उर्दुगान है जिसके लिए जो अवाम है वो निकलेगी? इनके लिए तो नहीं निकलेगी। नहीं नहीं, टैंकों के लिए तो पिछली दफा भी नहीं निकले थे जब मियां साहब पकड़े गए थे, बल्कि ये खुद वो नाचते गाजते पा बजौला ही सही नाचते गाते जाने खुद छोड़कर आए थे उनको मियां साहब को जेल के अंदर। और जहां तक आप बात कर रहे हैं ना कि उर्दुगान की, और ये आप देखें उर्दुगान को लोग प्यार करते हैं, अब वो इंटरनेशनल फिगर बन चुका है, ठीक है ना, और वो मकबूजा कश्मीर का वो एम्बेसडर है इस वक्त पाकिस्तान के। आप अगर उनके जो नैरेटिव है उसको वो सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर तो ये तो आप 50,000 सफ़े जो है वो, हम जिस तरह मेरी डिस्कशन हो रही थी लाहौर में, कुछ जो जानने वाले लोग हैं और रावलपिंडी से भी बात हो रही थी, तो वो भी यही कह रहे हैं कि जी इस दफा तो शायद मेरा ख्याल है कि इनको रियलाइज हो गया था, क्योंकि आप सिसिलियन माफिया, तो सिसिलियन माफिया जो है वो भागने में तो एक्सपर्ट होता है। कभी एक आप जिस तरह वो भागा है, आपको पता है सिसिलियन माफिया की टिपिकल वो परफॉर्मेंस थी। अब शहबाज जो है वो फंस गया, और दूसरा मरियम जो है वो अबू जो है वो बल्कि उन्हें जो पहले कहते थे कि मेरा इलाज मरियम आएगी तो मेरा हार्ट जो है उसका ऑपरेशन होगा, आज के दिन के भी मरियम काफी उधर ही रहे क्योंकि वो अच्छा कैसा पुत्र भी अंदर है। अब वहां पे कैसा वो ना मैं इफ्तिखार भाई की बात काट रहा हूँ, वो जो साफी है ना शहबाज शरीफ आज उसको ढूंढेगा जिसके लिए वो कबीना तैयार हो गई थी, आप आ रहे हैं आपके लिए हम वजीर आजम की सीट खाली करा रहे हैं, अब उसको रोएगा वो बैठ के, आपको कहेगा कि मुझे वो बनना। वो साफी लाहौर तो वो करके वो कुरियां डालता होगा ना इसको, वो साफी। अच्छा इफ्तिखार भाई ये तो चलो आज गिरफ्तारी हुई, आज गिरफ्तारी हुई शहबाज शरीफ साहब की। जी इफ्तिखार भाई आज तो गिरफ्तारी हुई शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन मौलाना साहब जो है वो भी बड़ी गर्मी खा रहे हैं फौज पे। जैसे जरदारी साहब ने कभी कहा था कि नैब की क्या जरूरत के मुझसे हिसाब, आजकल मौलाना साहब जो है वो भी कह रहे हैं कि नैब की क्या जरूरत है कि वो मुझे बुलाए। बहरहाल आप समझते हैं कि ये जो इन पे मुकदमा बने हुए हैं ये भी मैं बताता हूँ जी। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका नाम था मुसर्रत शहीद, वो बहुत बड़ी अपना डांसर भी थी और अदाकारा भी थी, तो पॉलिटिक्स में वो अक्सर मेरे साथ डिस्कशन किया करती थी। तो तरीके मुसावात उस वक्त उन्होंने बनाई थी उस वक्त। तो मैंने पूछा कि आपको किसने चुप दी थी कि आप मौलाना फजलुर रहमान के साथ करें? तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की मुझे मौलाना फजलुर रहमान के बारे में। वो ये कहते थे कि यार आप इसको कह के दें कि मुझे बहन कह के पुकारे, मैं उनको वोट मैं दूंगी उनको। वो कभी कभी भी कहते बहन कह के वो नहीं पुकारेगा। एनी हाउ, जो मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 30 लाख बंदे जो है वो मैं लेके पहुंचूंगा उधर इस्लामाबाद में, और ऐसी की तैसी मैं फेर दूंगा, ठीक है ना। और ऐसी तैसी फेरने का मकसद क्या मतलब है कि वो जो मेरे साथ मदरसे के स्टूडेंट होंगे और उनको मौलाना साहब को ये जोम है कि मुझे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनके लिए लोग नहीं निकले इधर इस्लामाबाद के लिए। आपने पिछली दफा देखा था कि कुछ लोग आए नहीं नून के साथ, मौलाना साहब तो पहले गए थे, तो शदीद बारिश के अंदर बेचारे वो जो कहते हैं प्लास्टिक लेकर सोए होते थे, आलू उनको मिलते थे। हम खुद खाने के लिए गए थे उधर, तो हमें आलू मिले उधर से जाके ना मौलाना साहब के जो उधर से, और खुद मौलाना साहब तो बट कढ़ाई से वो 16 कढ़ाइयां बुक कराई हुई थी। तो कहने का मकसद ये है कि पिछला जो हुआ था धरना मौलाना साहब का, तो वो मौलाना साहब जो है वो उसमें नाकाम होकर गए, ठीक है ना। उसी तरह वो जी कुछ अरसा धरना देने को 126 दिन का जिगरा था उनका धरना देने का, और ना उनके लिए इस तरह को लोग निकलेंगे। ठीक है, मदरसे के लोग बच्चे आएंगे, वो उनको एक क्या कहते हैं टीका लगाया जाएगा, जमहूरियत का टीका लगाया जाएगा, वो आएंगे इधर। लेकिन वो जो धरना देते थे काजी, जो बेनजीर गवर्नमेंट जो है वो चली गई थी, लेकिन उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी कि बेनजीर को रिमूव करने के लिए। बट आज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के साथ मौजूद है। आपने देखा कि आज वो उधर इफ्तिताह करने के लिए गए इमरान खान, तो साथ जावेद कमर जावेद बाजवा साहब भी गए। तो एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान जो है मुलाकात
इफ्तिखार भाई, इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको बिल्कुल न्यूट्रल रहकर काम करना चाहिए, जी। अपने लेन में रहकर काम करना चाहिए। ये नहीं कि इमरान के साथ हैं और जो कोई और आए तो उसके साथ नहीं होंगे, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। नहीं, ये कभी नहीं कहा था, मैं बताता हूँ। ये अभी जो रिसेंट मुलाकात हुई है तो जनरल जावेद बाजवा साहब से यही बात हुई है। उन्होंने जनरल बाजवा ने ये कहा कि भाई हम जो भी हुकूमत होगी हम उसके प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारा हल्फ है। आर्टिकल 244 के तहत हल्फ होता है आर्म फोर्सेस का कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो उन्होंने कहा कि इवन जो मेरा जो दौर नवाज शरीफ के साथ गुजरा आप उसको भी आप देख लें। जब अदालत ने उनको फारिग कर दिया तो उसकी जगह जो दूसरे आ गए हैं, मतलब इमरान खान, मैं उनको सपोर्ट करूंगा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, लेकिन ये जो आप दूसरी बात कर रहे हैं जो मीटिंग्स की, तो मीटिंग्स के हवाले से जो बातें हो रही है, वो क्यों करते हैं मीटिंग्स? वो कहते हैं कि मेरे पास इतने टेलीफोन की लिस्ट मौजूद है कि इतने, इवन मौलाना साहब जो है वो भी 1-to-1 मीटिंग कर चुके हैं। और दूसरा जुबैर साहब जो बहुत ज्यादा तनकीद करते थे, मरियम साहब का पैगाम लेकर गए, मरियम और उनका पैगाम लेने के लिए, और उसको जोड़ा भी गया है। और बल्कि असद उमर से फिर पूछा गया था, हमारे बंदे ने पूछा असद उमर से भी, भाई आप बताओ कि तुम्हारे बेटे की शादी कब हुई है? कहते जी बेटे की शादी तो साल हो गया पहले की बात है, तो ये कौन सी मीटिंग की बात कर रहे हैं? और दूसरा, मतलब वो डायरेक्ट का कोई रिलेशन तो नहीं है जुबैर साहब का, लेकिन वो फोन करके वो टाइम लेके वो वहां पे जाते हैं। और ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी वो टाइम लेने की बात करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की जो आपने बात की है कि वो इलेक्शन में रिगिंग करना चाह रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि हमने पिछला कोई 2-3 महीने देखा है कि या ना तो ये शहबाज शरीफ साहब वहां गए हैं, ना किसी लीडर से मुलाकात हुई है इनके दरबार पे जाती उमरा में, ना ये इन्होंने कोई ऑनलाइन स्काइप पर किसी से बात की। तो वो जो कह रहे हैं कि जी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये दाखिल करवाना चाह रहे हैं नवंबर में, तो वो अभी उनको याद आया कि वो तो कभी मिले ही नहीं है उन लोगों के साथ, तो धांधली का क्या वो तो सफर दे रहे हैं। और ये इनकी जो बेल एक्सटेंशन थी 2 जून की है, ये 2 जून को ये फरार हुए थे, 3 जून को इन्होंने जाके कोर्ट से बेल बिफोर अरेस्ट ले लिया। और लॉ के मुताबिक बेल बिफोर अरेस्ट नॉर्मली ग्रांट कर दी जाती है, ये उनका समझा जाता है कि राइट होता है मुल्जम का कि वो अपने आप को साबित करे। फिर वो एक्सटेंड होती रही 6-7 दफा, 6-7 दफा होने के बाद जब वापस वो आज जो है वो नहीं उसकी एक्सटेंड हुई, क्योंकि कोर्ट कन्विंस थी कि ये जो मुल्जम है हमारे सामने खड़ा, ये वाकई इन्होंने मनी लॉन्ड्री या इस किस्म की बात की। और इससे पहले आपको पता है कि अब उनको तकलीफ ये हो रही है कि फैक्ट का जो लॉ है इसमें एंटी मनी लॉन्ड्री जो है वो क्लॉजेज हैं वो अप्रूव हो चुका है, और अब उनकी जो गर्दन के अंदर जो फंदा जो है वो क्लचेस जो है वो दबाने शुरू हो गए हैं। जी कैसा? ठीक है इफ्तिखार भाई, मैं आपसे भी बाद में सवाल करूंगा असद भाई। आज एक सवाल मेरे पास आया, वो ये कि इस्लामी मुल्क है हमारा और जमात इस्लामी जो है उसको उस तरह वोट क्यों नहीं मिलती जिस तरह उनके जलसों में लोग शरीक होते हैं? जी इफ्तिखार भाई। ऐसा बात है जी, बात ये है, ये जमात इस्लामी जो है ये 41 में बनी थी, और उस वक्त के साथ से लेकर ये कायदे आज़म के मुखालिफ थे मौलाना मदूदी साहब। मैंने कुछ चीजें आपको भी भेजी हैं कि जो मौलाना मदूदी के बयानात 1947 से पहले के थे, अब उनको देखे तो वो मैं एक्चुअली दोहराना नहीं चाह रहा, ऐसे ना हो जमात इस्लामी वाले मुझे ढूंढ के फैंटी लगाए ना, तो वो जो है वो आपको, यानी उसका लुबे लबाब है, वो कायदे आज़म को इवन काफिर आज़म भी कहा जाता था, और उसके अलावा कायदे आज़म के खिलाफ और इवन पाकिस्तान पे वो हामी नहीं थे उसकी तश्कील के, और तकसीम हिंद के वो क्या कहते हैं कायल नहीं थे, और बल्कि बाकी भी आप देख लें, और इस वक्त वो सीट नहीं जीत सकते। बात अभी वो 16 सीटें कौमी असेंबली में सिर्फ, और वो भी 5-6 जमातें मिलकर उसको MMA मुत्तहिदा मजलिस अमल जो है, ठीक है ना। और इवन जो इनके सदर सेक्रेटरी जनरल थे हाफिज सलमान भट्ट, वो तो मुझे फेमस याद है 1988 में वो जो मैंने आपसे जिक्र भी किया था, हाफिज सलमान भट्ट को हराया जहांगीर बदर ने। वो एक आम से पकोड़े बेचने वाला का बेटा था, वो पीपल्स पार्टी का, और कहा जाता था कि मंसूरा क्योंकि गढ़ है वहां पे, और वहां पे उनको वो सीटें मिल जाएंगी। अच्छा, एनी हाउ कमिंग बैक टू 1953 में मदूदी साहब ने कुछ रोल प्ले किया था कादियानियत के खिलाफ, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, कोई 200 के करीब कहा जाता है कि MD जो है वो मर्डर भी हो
गए इस तरह ना। लेकिन आप देखें जो कादियानियत का जो सेरा, जो एंटी कादियानियत का सेरा जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो के पास गया, क्योंकि जो उन्होंने कौमी असेंबली के अंदर डिबेट करवा कर काफिर डिक्लेयर किया। बल्कि जब वो साइन कर रहे थे जुल्फकार अली भुट्टो, तो वो कह रहे थे कि जनाब ये मैं मौत के परवाने पर साइन कर रहा हूं। तो वो भी आप देखें इसमें नहीं है। फिर एक वो मौलाना मरहूर हसन है जिन्होंने बल्कि जो शहीद और कुत्ते का वो जिक्र किया था आर्मी के जो है शहीदों के बारे में, तो उसको भी बड़ी नफरत की निगाह से देखा गया। कहने का मकसद ये है कि कायदे आजम के लेकर अब तक इनकी पॉलिटिकल हैसियत जो है वो पाकिस्तान के अंदर उनको प्रूव नहीं की गई। फिर इन्होंने फातिमा जिन्ना की सपोर्ट की, हालांकि ये नहीं मैं कह रहा क्यों की, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये जमात इस्लामी जो है हमेशा से फीमेल को एज ए हेड ऑफ द स्टेट जो है वो या हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सपोर्ट किया। फिर जनरल मुशर्रफ के साथ भी उन्होंने थोड़ा सा जी, तो लेकिन जी उनको नहीं मिल सकी वो अप्रूवल कायदे आजम के। जी जी सही है जी। इफ्तिखार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आपने कहीं और भी टाइम दिया हुआ है, वहां भी आपने जाना है, तो आपको हम अब जाने देते हैं ताकि आप दूसरी जगह भी जाकर ना अपने जो तजिया है वो पेश कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में भी आपसे मुलाकात। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जी जी, मोस्ट वेलकम। और जी असद भाई आपकी तरफ आता हूँ, वही अल्लाह हाफिज जी, वही